मॉडर्न सास को मिली बासी खाना खाने वाली बहू। प्रिया का किचन बहुत ही लेटेस्ट और नए डिजाइन का था। सुबह का समय था, स्लेब पर खाना रखा हुआ था जो कि देखने से कल का लग रहा था। प्रिया परेशान होकर खाने को घूरे जा रही थी। अरे यार, ये क्या मुसीबत है, रोज रोज का यही हाल होता है। अरे बहू, ये खाना कल का लग रहा है, इसे क्यों संभाल कर रखा है। अनीता सर झुकाए हुए रसोई में आती है। वो डरी हुई नजर आ रही थी। अम्मा जी, मैंने तो ये सुबह ही बनाया था, शायद शायद गर्मी की वजह से। वाह वाह, क्या बात है, हर रोज यही बहाना, कमाल है बेटा। अरे कम से कम बहाना तो बदल ले। राज ऑफिस के लिए तैयार होकर रसोई में आता है और वो दोनों की बातें सुनने लगता है। अरे मम्मी, अब क्या हुआ? मैं लेट हो रहा हूँ। बेटा, तेरी बीवी रोज बासी खाना बनाती है। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। नहीं माँ जी, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, आप मुझ पर यकीन कीजिए। अरे मम्मी, अनीता तो इतनी भोली है, भला वो ऐसा क्यों करेगी? प्रिया अपनी सहेलियों से मिलने के लिए तैयार हो रही थी। आज उसे किटी पार्टी में जाना था। वो अपनी परेशानी सब लोगों को बताती है। दोपहर के समय प्रिया के घर का लिविंग रूम था। उसकी चारों सहेलियां सोफे पर बैठी हुई थी और टेबल पर स्नैक्स और तरह तरह का चाय नाश्ता रखा हुआ था। सभी का मूड बहुत ज्यादा खुश था। प्रिया, आज तो तू कुछ परेशान सी नजर आ रही है, क्या हो गया है बहन? अरे यार, मेरी बहू का मामला है, रोज रोज बासी खाना परोसती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ उससे। अरे बाप रे बाप, बासी खाना, ये क्या कोई नया फैशन है? सुना है कि बासी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, कोई नया ट्रेंड होगा ये। क्या पता ये प्रिया को पता हो। प्रिया तू बता। बस भी करो, ये कोई ट्रेंड नहीं है। मुझे लगता है कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। एक काम करते हैं प्रिया, तू अपनी बहू से सीधे सीधे बात कर ले। हाँ हाँ, अगर ये वाकई कोई नुस्खा है तो हमें भी बताना, क्या पता हमारी भी स्किन ग्लो करने लग जाए तेरी बहू की तरह। सभी सहेलियां ये बोलकर हंसने लगती है। प्रिया की परेशानी अब और ज्यादा बढ़ जाती है। जब वो देखती है कि कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा तो वो उदास हो जाती है। अनीता अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसकी डायरी खुली पड़ी थी जिसमें वो कुछ लिख रही थी। राज बाहर से कमरे में आता है। अनीता, तुमने आज मम्मी को फिर परेशान किया? नहीं राज, मैंने कुछ नहीं किया। आपने ही कहा था माँ जी को कि कल खाना पसंद आया था, इसलिए मैंने उस खाने को संभाल के रख दिया। मैंने कब कहा था? लेकिन राज, आपने कहा था उनकी सेहत के लिए। चुप अनीता, अब बस भी करो, मम्मी को ताजा खाना बना कर दो। अनीता की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रिया अब सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाती है। उसे अनीता की डायरी नजर आ जाती है जो काउंटर पर खुली पड़ी हुई थी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसकी बहू उसमें क्या लिखती है और वो उसे पढ़ने लगती है। राज कहता है कि माँ जी को सिर्फ कल का बना खाना देना, उनकी सेहत के लिए। प्रिया का चेहरा सदमे से भर जाता है। तभी अनीता रसोई में आती है और अपनी डायरी को प्रिया के हाथ में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और प्रिया से वो डायरी लेने की कोशिश करती है। माँ जी, वो मेरी डायरी। ये क्या है अनीता, राज ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था। हाँ माँ जी, आपकी सेहत के लिए। मैं तो सिर्फ। हे भगवान, मैंने तुझ पर कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए और कभी भी तूने मुझे पलटकर कुछ नहीं कहा। मैं क्या करूं, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगती हैं। प्रिया को एहसास होता है कि उसका बेटा दोनों को अलग रखने के लिए झूठ बोल रहा था। ये सब कुछ जानने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। और वहीं उसकी बहू ने कहा, माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे पहले ही इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। नहीं नहीं बहू, तेरी नहीं मेरी गलती है, मैंने बिना सोचे समझे तुझ पर शक किया। शाम को राज घर आता है। प्रिया और अनीता मिलकर उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों की आंखों में अब गुस्सा भरा पड़ा था। मम्मी, आज खाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है राज। तुझे पता है क्यों? क्यों मम्मी? क्योंकि आज मैंने ताज़ा खाना बनाया है राज, तुम्हारे झूठ के भी बिना। राज का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है और वो घबरा जाता है। क्या मतलब? ये क्या है फिर? तेरे ही हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है ना, खुद पढ़कर बता। राज, तुमने मुझसे कहा था कि माँ जी को बासी खाना पसंद है। तू चाहता था कि हम दोनों लड़ाई करें, पर क्यों राज, क्यों तू एक बहू और सास को लड़वाना चाहता था? राज को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगता है। मम्मी, मुझे लगा था कि अगर तुम दोनों व्यस्त रहोगी तो तुझे घर में कोई टोकने वाला नहीं होगा, यही रीजन है ना? राज,
मैंने तो तुम पर भरोसा किया था। प्रिया और अनीता मिलकर अब एक प्लान बनाते हैं। रमेश भी उनका साथ देता है ताकि घर का माहौल अब थोड़ा बदला जा सके। अब से घर के सभी फैसले हम सब लोग मिलकर लिया करेंगे। कोई भी किसी पर दबाव नहीं देगा। और माँ जी, अब से मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगी, कुछ भी छुपाऊंगी नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्रिया और अनीता एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। अब वो एक टीम की तरह काम करने वाली थी। अनीता, अब से तू मेरी बेटी है, सिर्फ बहू नहीं। मैं तुझे बेटी मानूंगी। धन्यवाद माँ जी, और अब मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। एक हफ्ते के बाद प्रिया की फिर से किटी पार्टी होती है। इस बार अनीता भी उसके साथ बैठी होती है। दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे और चहल पहल कर रहे थे। प्रिया, आज तो तू कुछ ज्यादा खुश लग रही है। फांसी खाने का क्या हुआ? अरे वो मैं क्या ही बताऊं तुझे, राज की चालाकी थी वो तो। अब तो मेरी बेटी अनीता जबरदस्त खाना बनाती है। आंटी जी, अब से मैं माँ जी के साथ मिलकर खाना बनाती हूँ। वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सच्ची, अब तो तुम दोनों की जोड़ी जबरदस्त लग गई है। सभी मिलकर हंसते हैं। प्रिया और अनीता भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। असल में कभी कभी समस्या वहाँ होती है जहाँ हम सोचते भी नहीं। हाँ माँ जी, सच्चाई सामने आने में देर जरूर लगती है, लेकिन सच्चाई सामने आती जरूर है। घर की रसोई का माहौल था। अब प्रिया और अनीता मिलकर खाना बना रही थी। राज टेबल पर बैठा था, रमेश अखबार पढ़ रहा था और अनीता ने कहा, माँ जी, आज मैं आपकी पसंद की सब्जी बनाऊं क्या? बिल्कुल बेटी, और मैं तेरी पसंदीदा रोटी बनाऊंगी तेरे लिए। बस बेटा, अब से हमेशा सच बोलना, यही हमारे लिए ज्यादा है। अब तो घर में सही मायने में खुशी का माहौल है। धीरे धीरे पूरा परिवार खुश था, साथ में खाना खा रहा था। अब कोई भी बासी खाना नहीं खाता, कोई झूठ नहीं बोलता और सब प्यार से रहा करते। कभी कभी सबसे बड़ी समस्या का समाधान सच बोलने में ही छुपा होता है। और सबसे खूबसूरत रिश्ता तो तब बनता है जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एक दूसरे से सच बोलते हैं। और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। कहानी से सब लोगों को सीख मिलती है कि परिवार में सच्चाई और समझदारी हर समस्या का समाधान करवा सकती है। प्रिया और अनीता अब सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि सच्चे दोस्त भी बन जाते हैं। गांव में रहने वाले गौरी की शादी शहर में रहने वाले त्रिवेद नाम के मॉडर्न लड़के से हो जाती है, जो बहुत ही ज्यादा खुले विचारों का था। लेकिन गौरी काफी सीधी सादी और गांव के ख्यालात रखने वाली लड़की थी, जिसे हर चीज अपने देसी स्टाइल में पसंद थी, फिर चाहे पहनावा हो या खाना। ऐसे ही एक दिन गौरी की सास राधा बोलती है, गौरी बहू, कहाँ पर हो? यहाँ तो आओ जरा। हाँ माँ जी, कहीं का बात बा? गौरी, त्रिवेद का फोन आया था। वो तुझे बाहर घुमाने और खिलाने पिलाने के लिए लेकर जा रहा है, तो तू जल्दी से तैयार हो जा। ठीक बा माँ जी, जैसन आप कहता नहीं, हम तैयार हो जाएं। इतना कहकर गौरी अपने कमरे में जाती है और तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद त्रिवेद आता है और गौरी को अपने साथ कार में बिठाकर ले जाता है। गौरी और त्रिवेद दोनों ही एक काफी बड़े फास्ट फूड के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर त्रिवेद गौरी से बोलता है, गौरी, यहाँ का बर्गर बहुत ज़्यादा फेमस है और तुम तो जानती ही हो कि मुझे बर्गर खाना कितना पसंद है, तो आज मैं तुम्हें यहाँ का स्पेशल बर्गर खिलाऊंगा। जी ठीक बा, जो आहा के सही लागी वो मंगा लेम। त्रिवेद जल्दी से वेटर को इशारा करके बुलाता है और दोनों के लिए एक स्पेशल बर्गर मंगवाता है। कुछ ही मिनट के बाद त्रिवेद के दिए हुए बर्गर का ऑर्डर आ जाता है। त्रिवेद मजे से बर्गर उठाकर खाने लगता है और गौरी बर्गर को उल्टा पुल्टा करके देखते हुए बोलती है, ई का बाहो, कच्चा प्याज, टमाटर, आलू की टिक्की लगाकर ई गोल गोल डबल रोटी, हम तो ई देखले भी ना बानी। ई ना तो तलल बा और ना ही भुनल बा। एकरा बर्गर का हता नहीं यहाँ। ये क्या है गौरी, तुम खुद से क्या बड़बड़ा रही हो और बर्गर को ऐसे खोल खोल कर क्यों देख रही हो? सैया जी, आहा हमरा के बताइबे कि ना कि ये बर्गर कितना में लायल बानी यहाँ। एक बर्गर का प्राइस 200 रुपए है यहाँ पर। हाय दैया, ऊंचा दुकान बा और फीका पकवान बा, लूट लेनी हमारे पति के ये सब। बतावा, 200 रुपया के कहीं बर्गर हुआ था। खैर, अब सैया जी लेके आयल बानी तो खाए के तपड़ी। जैसे तैसे करके गौरी बर्गर खा लेती है, पर उसे बर्गर बिल्कुल स्वाद नहीं लगता। कुछ देर मस्ती मजाक और खाने पीने के बाद दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं और घर आने के बाद भी त्रिवेद की बर्गर की तारीफ करना जारी रहता है, जो उसने थोड़ी देर पहले ही खाया था। बर्गर की इतनी तारीफ सुनने के बाद गौरी खुद से बोलती है, हमारा सैया जी के का पता बा
कि असली बर्गर के स्वाद का होत बा। अब हम अपन सैया जी के ई बताइम कि भोजपुरिया बीबी का बना सकत बा। अब हम बनाइम बर्गर, और फिर हमारे सैया जी खाई, तब पता चली आखिर बर्गर के स्वाद होवत का बा। इतना कहकर गौरी आराम करने चली जाती है। अगले दिन गौरी अपनी सास राधा से बोलती है। अम्मा जी, एगो बात पूछे के बा, बर्गर बनावे के सारा सामान कहाँ मिलत बा? हमरा काहे के न जाए के बा, काहे कि हम बर्गर बनावे की कोशिश करत बानी। बेटा, सुपरमार्केट के बड़े वाले स्टोर में चली जा, वहाँ तुझे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक बा अम्मा जी। बेटा, तू घर पर बर्गर बनाने की सोच रही है क्या? उ का बा ना अम्मा जी, हमारा सैया जी के बर्गर बहुत पसंद बा, लेकिन जो बर्गर बाहर मिलत बा ना वो अच्छा नहीं के लागत। यही खातिर हम सोचली कि घर पे भोजपुरी स्टाइल में बर्गर बनाइम हम। वैसे सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहू, लगता है खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। चल जब बन जाए ना तब बता दियो। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है और अब गौरी जरूरत का सारा सामान सुपरमार्केट वाले स्टोर से ले आती है और घर आकर गौरी रसोई में जाकर बर्गर बनाने की तैयारी करती है। क्योंकि गौरी को बाहर मिलने वाला आलू टिक्की बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने देसी स्टाइल में भोजपुरिया बर्गर बनाना शुरू कर देती है, जिसके लिए गौरी सबसे पहले आलू का चोखा बनाकर बर्गर बन पर लगाती है और उसके बाद सिलबट्टे पर पीसी हुई तीखी लाल मिर्च की चटनी उसके ऊपर स्प्रेड करती है और फिर हल्का हल्का ऑयल लगाकर बर्गर को सेक कर और यूनिक स्टाइल में भोजपुरिया बर्गर बनाकर राधा और त्रिवेद को सर्व करती है। ओह वाह, डिलीशियस। आलू चोखा वाला बर्गर तो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, लेकिन सच में बहुत ज्यादा अच्छा है ये तो। सच में बहू, तूने तो बड़ा स्वाद बर्गर बनाया है। मैंने भी त्रिवेद के साथ काफी जगह के बर्गर खाए हैं, जैसे चीज वाला बर्गर, डबल पेटी वाला बर्गर, लेकिन ये वाला बर्गर तो सच में बड़ा कमाल है बहू। कोई भी काहे ना, भोजपुरिया स्टाइल के भोजपुरिया बहू के बर्गर बा। बाहर का बर्गर तो इतना महंगा होवत बा जेकर कोई हद ना बा। यही खातिर हम सोचनी कि हम घर पे ही भोजपुरिया स्टाइल में बर्गर बनाएं और नया आविष्कार करम। ऐसे ही सभी लोग बातें करते हैं और गौरी के हाथ का बना हुआ बर्गर एंजॉय करते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और अब हर दिन गौरी नए नए स्टाइल के भोजपुरिया बर्गर बनाती है, जैसे आलू भुजिया बर्गर, दाल भात बर्गर, लिट्टी चोखा बर्गर और आदि कई तरीके के बर्गर। और हर बर्गर का स्वाद एक से बढ़कर एक होता है। ऐसे ही एक दिन त्रिवेद की बुआ शीला घर पर राधा से मिलने आती है। गौरी पैर छूकर अपनी बुआ का आशीर्वाद लेती है और शीला बोलती है, गौरी बहू, राधा से बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी कि तुम हर काम में बहुत ही बढ़िया हो। घर के काम से लेकर खाना बनाने तक और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में हर काम में बहुत ही निपुण हो तुम। जी बस उस संस्कारन के बाद बा, जैसे हमारे माता पिता हमारा सिखाइले बानी हम उहे करत बानी। वैसे मैंने सुना है गौरी बहू कि तुम बड़े ही लाजवाब भोजपुरिया बर्गर बनाती हो, तो क्या आज तुम मेरे लिए बनाओगी? काहे ना जी, हम जरूर बना के खिलाएम। नेकी नेकी और पूछ पूछ, अब हम बनावतानी तहाँ खा लेम। इतना बोलकर गौरी जल्दी से रसोई में जाती है और फटाफट से चाय के साथ बर्गर बनाने की भी तैयारी कर लेती है। और कुछ ही देर बाद गौरी बर्गर के साथ चाय बनाकर अपनी सास और बुआ सास के पास पहुंचती है। शीला जैसे ही गौरी के हाथ के बने हुए बर्गर की पहली बाइट लेती है तो उसके मुंह में स्वाद की बाढ़ आ जाती है और वह बोलती है, अरे भाई, मान गए गौरी बहू तुमको तो। सच में ये हुई ना एक असली भोजपुरी बहू वाली बात। अरे हम भोजपुरिया जहाँ भी जाते हैं ना, हर चीज में अपना रंग मिला ही देते हैं, जैसे तुमने इस बर्गर में मिला दिया है। ये लिट्टी चोखा वाला बर्गर तो ना सच में बहुत ही मजेदार है। बर्गर का बर्गर और लिट्टी चोखे का स्वाद भी अलग से आ गया। बहुते बहुते धन्यवाद बुआ जी। अरे मैं तो कहती हूँ राधा, तू अपनी बहू की कोई दुकान खुलवा दे भोजपुरिया बर्गर की। अरे देखिए, मैकडोनल्ड्स बर्गर, किंग और बाकी सारी बर्गर वाली दुकान तो ना देखती रह जाएगी। अरे ना ही बुआ जी, उका बाना हम व्यापार नहीं करतानी, हम तो बस अपन सैया जी के शौक पूरा करे खातिर भोजपुरी स्टाइल के बर्गर बनाइले बानी। काहे से कि हमारे सैया जी के बर्गर बहुत ही अच्छा लगा था, यही खातिर हम बनाइले बानी। और ये घर पर बनल बा तो सेहत के कोई नुकसान भी ना होई। क्या बात है बहू, जितना स्वादिष्ट बर्गर है उतनी समझदारी वाली तो तेरी बातें हैं। दिल जीत लिया तूने तो। ऐसे ही बर्गर का मजा लेकर शीला चली जाती है।
और हर रिश्तेदार से लेकर राधा के पास पड़ोस में भी गौरी के हाथ के बने हुए भोजपुरिया बर्गर का चर्चा हो जाता है। यहाँ तक कि त्रिवेद के ऑफिस में भी गौरी के हाथ के भोजपुरिया बर्गर खूब धूम धड़क्का कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन त्रिवेद गौरी से बोलता है। गौरी, आज शाम को मेरे बॉस घर पर खाना खाने आ रहे हैं और तुम तो जानती ही हो कि खाने में उनकी डिमांड सिर्फ तुम्हारे हाथ के बने हुए भोजपुरिया बर्गर ही है। तो प्लीज तुम उनके लिए बना देना। जरूर बना देम। इतना कहकर त्रिवेद ऑफिस के लिए निकल जाता है और शाम को ऑफिस से आते हुए अपने बॉस को साथ लेकर आता है। गौरी और राधा एक साथ त्रिवेद के बॉस का वेलकम करती हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं और इस बार गौरी भोजपुरिया बर्गर के साथ साथ और भोजपुरिया खाना भी बना देती है, जिन्हें खाकर त्रिवेद का बॉस बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है। इस सच में तुम्हारी पत्नी के हाथों में जादू है। अब बड़े बड़े शेफ को वो फेल कर सकती है। वैसे सच कहूँ तो मैं भी भोजपुरिया हूँ, लेकिन इतने लंबे समय तक अपने लोगों से दूर रहने के कारण बोली और खाना पीना सब छूट गया है। लेकिन तुम्हारी पत्नी के हाथों का खाना खाकर मुझे ऐसा लगा मैं अपने गांव से होकर आ गया। बहुत अच्छा लगा। ऐसन बात बाका, कोई बात ना, अपने आ सके नहीं, हम अपने के बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाएं, वो भी भोजपुरिया स्टाइल में। जरूर जरूर, आज तो दिल खुश हो गया आपकी भोजपुरिया बहू का बर्गर खाकर। आप लोगों को इसका तोहफा भी मिलना चाहिए। त्रिदेव, ये लो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन लेटर देखकर त्रिवेद, राधा और गौरी तीनों खुश होते हैं और कुछ देर बाद त्रिवेद का बॉस भी चला जाता है। तभी त्रिवेद गौरी को गले लगाकर बोलता है। गौरी, आज यह प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भोजपुरी स्टाइल बर्गर की वजह से हुआ है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतने अच्छे भोजपुरी स्टाइल बर्गर का आविष्कार किया। अरे रहे दी, इतना खा के हमरा के शर्मिंदा ना करी। फास्ट फूड खाए के कोई फायदा नहीं खे। जो मजा अपन घर में बनायल खाने में बा, वो बाहर के खाना में नहीं खे। गौरी की बात सुनकर सब मुस्कुराते हैं और इसी तरह भोजपुरिया बहू का भोजपुरिया स्टाइल बर्गर सभी का दिल जीत लेता है। लक्ष्मी अपने टूटे हुए घर से परेशान थी, लेकिन उसकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो अच्छा सा घर बनवा पाए। अरे बहू, तू तो जानती है कमलेश इतना कमाता नहीं है कि वो अपने इस टूटे फूटे घर को बनवा पाए। आज के समय में घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। तू घर बनाने की बात कर रही है, जैसे तैसे हमें रहना तो इसी घर में होगा। माँ जी, आप कहती हैं तो मैं भी गांव के लोगों के घरों में बर्तन साफ करने या फिर कोई और दूसरा काम करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लेती हूँ, ताकि हम अपने इस घर को तो बनवा लें। बहू, अगर तू कमाने लग जाएगी तो मुझे पता है कमलेश काम छोड़ देगा, और अगर उसने काम धंधा छोड़ दिया तो बस फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तू तो जानती है वो भले ही घर का खर्चा निकाल देता हो, लेकिन उसे पीने खाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बात तो आपकी फिर भी ठीक है, लेकिन अगर मैं उन्हें बिना बताए काम पर जाने लगूं तो ये क्या सही नहीं होगा? ठीक है बहू, अगर तू ऐसा चाहती है कि तू बिना बताए काम पर लग जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू काम कर सकती है। ठीक है माँ जी, मैं फिर कल से ही गांव के लोगों के घरों में बर्तन धोने, खाना बनाने का काम कर लेती हूँ। इससे 2 पैसे आएंगे तो इसमें बुराई ही क्या है। हाँ बिल्कुल, तू मेरी बहू है और मैं हमेशा से तेरा साथ देती आई हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने जितना प्यार मुझे नहीं किया होगा उतना तो तूने किया है मुझे। जब से तू आई है इस घर को स्वर्ग बना के रखा है और सिर्फ इस घर के अच्छे के बारे में ही सोचती रहती है। अब अगले दिन से लक्ष्मी गांव के घरों में काम करके पैसे कमाने लगती है। इस बात का पता कमलेश को बिल्कुल भी नहीं होता। कमलेश गांव के जमींदार के खेतों में काम करके अपना घर चला रहा था, लेकिन थोड़े से पैसे वो खाने पीने में ही उड़ाया करता। एक रोज सुबह सुबह कमलेश काम पर जाने के लिए निकल रहा था। क्या बात है, आजकल घर का काम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जैसे ही काम पे जाता हूँ आप लोग सीधा सो जाते हो? बिल्कुल भी नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बहू तो काम जल्दी कर लेती है ताकि मैं और बहू बैठकर इधर उधर की बातें करें और अपना समय बिता ले। काम का क्या है, 2-4 घर के काम है, इसमें भी भला समय लगेगा क्या? घर तो पहले से टूटा हुआ है। बात तो बिल्कुल ठीक है, चलो कोई नहीं,
मैं भी अब काम के लिए निकलता हूँ और जमींदार जी को कहा है मैंने कि वो मुझे कुछ ज्यादा पैसा दे दे ताकि घर का राशन आ जाए 2-4 दिन के लिए। हाँ ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। और खाना तो बांध लिया है ना तूने? माँ आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ले लिया मैंने। कमलेश अब जमींदार के घर पहुंचता है। वहां पूरे दिन काम करने के बाद देर शाम जमींदार से पैसे लेकर जब कमलेश घर की तरफ आ रहा होता है, तभी कमलेश को उसकी पड़ोसन विमला मिलती है, जो कमलेश को रोकते हुए कहती है, अरे कमलेश बेटा, क्या बात है, आजकल तो तू कमाने लगा है और तेरी पत्नी भी। तो इस गांव में ना कुछ दिनों बाद तेरा परिवार सबसे अमीर होने वाला है। अरे तुझे तो काम आता ही था, अब बहू भी काम करने लग गई है। तो जानता ही है ना लोगों की कितनी बुरी नजरें होती हैं। किसी के घर में झाड़ू पोछा करते हुए अगर किसी की नीयत खराब हो गई ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे विमला काकी, क्या कहना चाहती हैं आप? आपको जो कहना है ना साफ साफ कहिए। ये जो घुमा फिरा कर आप बात करती हो ना, ये आपकी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ और सीधे शब्दों में कहूँ, जो तेरी पत्नी घर घर जाके बर्तन धोती है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी पत्नी लोगों के घर में जाके काम करती ना तो मुझे पता होता। वो ऐसा कुछ नहीं करती है, आपको गलतफहमी हुई है। अरे तू विमला की निगाहों पे शक कर रहा है? अरे विमला की निगाहें ना तो बाज की निगाहें हैं। अगर ऐसा है तो मेरे घर वालों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? लक्ष्मी गांव में घरों में जाके काम कर रही है। अभी जाकर इससे पूछता हूँ ये काम कर रही है, उसने बताया क्यों नहीं मुझे। कमलेश घर पर जाकर खूब सारा कलेश कर देता है। कलेश करने के बाद कमलेश अपनी पत्नी और माँ को घर से बाहर निकाल देता है। वो नशे की हालत में था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो गांव वालों के सामने अपनी पत्नी और माँ को जलील करके घर से निकाल रहा था। अब देर शाम लक्ष्मी और सुषमा दोनों ही घर छोड़कर गांव की दूसरी तरफ बढ़ते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लक्ष्मी को जंगल की तरफ जाते हुए एक झोपड़ी दिखती है जो टूटी हुई थी। बहू, मुझे तो नहीं लगता कि हमें आगे कोई रास्ता मिलेगा। अगर इस जंगल में रात में हम रुके तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। हमें जल्दी ही दूसरे गांव तक पहुंचना होगा। मेरे बेटे ने आज जो भी किया है, मैं उसके पास कभी दोबारा लौटकर नहीं जाऊंगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और सामने हमें एक टूटा हुआ घर दिख रहा है। चलिए रात यहीं बिताते हैं, उसके बाद हम सुबह का सफर तय करेंगे। सुषमा और लक्ष्मी उस टूटी हुई झोपड़ी में रात बिताते हैं। अगली सुबह जब सुषमा उठती है तो वो देखती है कि उसकी बहू टूटे हुए झोपड़े को घास फूस से बना रही है। बहू, इस झोपड़ी को अच्छा करने की क्या जरूरत है? हम यही रहेंगे क्या? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है हमें यहाँ रहने की। चलना, चलते हैं। माँ जी ये जगह भी काफी अच्छी है, हमें यहीं रुकना चाहिए। और देखिए इस टूटे हुए झोपड़ी को मैंने घास फूस से एकदम अच्छा और नया कर दिया है। बहू, तू ठीक कहती है, हमें यहाँ कुछ दिनों तक रहना चाहिए। माँ जी हमें यहाँ रहना होगा क्योंकि हमारे पास रहने के लिए ना तो कोई दूसरा ठिकाना है, ना घर चलाने के लिए कोई और साधन। और आप तो जानती हैं उन्होंने जो हमारे साथ किया है उसे भूल पाना भी हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया है। ना जाने भगवान ने एक साथ इतनी सारी विपदा हम पे क्यों दे दी। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। भगवान भी न जाने क्या चाहता है। ये सब आग लगाए गांव के लोगों का ही होगा। उसी ने कमलेश के कान भरे होंगे। कोई बात नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। वक्त की मार हमेशा नहीं रहती और कुछ चीज होती ही इसलिए है ताकि हमारा आगे का भविष्य अच्छा हो। मैंने जो कुछ भी इन दिनों में झेला है वो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे परिवार में और कोई झेले। आगे सब ठीक होगा। इधर कमलेश की पत्नी और माँ के जाने के बाद काम पर नहीं जा रहा था। जमींदार उसे काम से निकाल चुका था। वो दिन भर पीकर घर पर सोया रहता। एक रोज कमलेश अपनी पड़ोसन विमला की बातें सुन लेता है, जो बाहर किसी से बातें कर रही थी। अरे पता है तुम्हें, कमलेश तो पूरे दिन पीकर घर में पड़ा रहता है और उसकी पत्नी और माँ गांव छोड़ के चले गए हैं। कितना मूर्ख है कमलेश, जो मेरी बातों में आ गया। इसका मतलब मैंने अपनी माँ और पत्नी को इस विमला काकी की बात में आकर घर से निकाल दिया। अब कमलेश अपनी माँ और पत्नी को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आगे बढ़ता है तो दूसरे गांव जाकर अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन उसकी माँ और पत्नी का कहीं अता पता नहीं होता। लेकिन जब कमलेश लौट रहा था तब उसकी माँ और पत्नी जंगल में घास फूस की झोपड़ी के पास खाना बनाते हुए मिलते हैं। माँ, लक्ष्मी, आप लोग इस घर में रह रहे हो, वो भी घास फूस के घर में? नहीं नहीं, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। चलिए हम घर वापस चलेंगे। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आप लोगों से ना माफी मांगता हूँ। हम ना वापस अपने घर जाएंगे।
मेरे को समझ में आ चुका है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब चलिए हम अपने गांव चलते हैं। अब हम उस गांव में कभी नहीं जाएंगे जहां हमें आपने जलील किया और गांव से निकाल दिया। अब आप अपनी जिंदगी अकेले बिताइए। हम यहाँ इस घास फूस के घर में बहुत खुश हैं। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हम तुझे अपनाने नहीं वाले। तू जा सकता है, तूने दूसरों की बातों में आकर हमें घर से निकाला, तो अब तुझे भी वही लोग खाना खिलाएंगे। माँ बस एक बार माफ कर दो माँ। माँ अगर आपने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। माँ माफ कर दो माँ। कमलेश खूब रोता धोता है। तब जाकर सुषमा कमलेश को अपने घास फूस के घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है और गांव लौटकर बिल्कुल नहीं जाती। वहीं कमलेश और लक्ष्मी मिलकर काम करने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।